कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रयागराज की तरफ से कई सारी वैकेंसी निकली हैं टीचर्स के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। चलिए पूरी बात जान लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से अप्लाई करना है, और मतलब सारी डिटेल आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक हमारी दरख्वास्त है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो प्रयागराज की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और ये दिनांक 10/1/2025 को 10 जनवरी 2025 को अभी हाल फिलहाल में ही जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर आके, तो ये यहाँ देख सकते हैं अभ्यर्थियों से संविदा के आधार पर मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नवीन पर उच्चकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा जिला परियोजना कार्यालय समग्र जिला ममफोर्डगंज शिक्षा ममफोर्डगंज प्रयागराज के पते पर 27/1/2025 के शाम 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। मतलब आपको 27 तारीख तक जो है आपको स्पीड पोस्ट के ज़रिए जो है आपको भेज देना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये जो पीडीएफ है ना, इसके लास्ट में इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है, उसे भरना है आपको, वो मैं बता दूंगा कैसे भरना है। फिर यहाँ पर जो इनका एड्रेस है ना, ये ममफोर्डगंज प्रयागराज के पते पर आपको जो है 27 तारीख से पहले पहले जो है भेज देना है। ये 27 तारीख की भी शाम शाम 5 बजे से पहले पहले तक आपको भेज देना है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितनी वैकेंसी हैं वो सारी हम अभी डिस्कस करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद अथवा साधारण, ये भी आप समझ लें, निर्धारित तिथि के बाद या उसके अगर आपने साधारण पोस्ट के ज़रिए, एक तो होती है स्पीड पोस्ट, उसी से आपको भेजना है। ठीक है ना, तो साधारण डाक से भेजेंगे तो वो जो है अस्वीकार्य हो जाएगा, मतलब उसे जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। रिक्त पदों तथा उसके सापेक्ष चयन हेतु निर्धारित अर्हता मानक आरक्षण श्रेणी शिक्षण योग्यता आयु सीमा दे जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएंगी। और ये प्रयागराज की जो अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। ये है ना प्रयागराज.nic.in, इस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये भी आप इसी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ क्रम संख्या है, यहाँ पद हैं, यहाँ पदों की संख्या है, श्रेणी है, किस वर्ग से आप हैं, आरक्षित अनारक्षित है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, या फिर अनुसूचित जनजाति है, या फिर अनुसूचित जाति है, ईडब्ल्यूएस, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका मतलब प्रशिक्षित वगैरह का कह रखा है इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं, आप जो आपकी सैलरी वगैरह होने वाली है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानाचार्य की। किसकी? प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल। और जितनी भी यहाँ पर सीटें वैकेंसी निकली है ना, सब लेडीज़ के लिए निकली हैं, जेंट्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रधानाचार्य की 2 वैकेंसी हैं, दोनों अनारक्षित मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी के अंदर है। तो इसके लिए क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसे ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मेंशन कर रखा है कि आप जो है प्रशिक्षित होने चाहिए, एमए है आपके पास हिंदी या अंग्रेज़ी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा या आपने एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का आपका शिक्षण अनुभव होना चाहिए, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना, एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा कई सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं ये प्रधानाचार्य के लिए, मतलब प्रिंसिपल के लिए, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक तो ये हो गया कम से कम 4 वर्ष का होना चाहिए, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधान अध्यापक के रूप में, ठीक है ना, हेड मास्टर के रूप में आपने कम से कम 4 वर्ष गुजारे हों, उसमें भी अनुभव होना चाहिए आपके पास। और अब आपकी जो आयु है ना, वो 30 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, आप 30 साल से ऊपर के होने चाहिए, ऊपर के होने चाहिए। ठीक है ना।
कम से कम। दूसरा आप ऑप्शन यहाँ देख लें, किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या फर्स्ट या फिर आपने सेकंड डिवीज़न के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ थर्ड डिवीज़न की स्नातकोत्तर उपाधि, या फिर एक तीसरा ऑप्शन भी देख लें, विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी। प्रतिबंधन ये है कि उसने ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम, फर्स्ट या फिर सेकंड डिवीज़न से किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में से ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात 15 या फिर 15 या 20 साल का जो है आपकी सेवा होनी चाहिए, ठीक है ना। और समय जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने, ऊपर को थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ 30,000 रुपये की सैलरी होने वाली है आपकी, 30,000 रुपये की सैलरी, ठीक है। किसके लिए? प्रधानाचार्य के लिए। इसके अलावा यहाँ पर और वैकेंसी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। हर एक में इसी तरीके से होगा, यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज बता रखा है। तो देख सकते हैं पीजीटी हिंदी में, तो पीजीटी हिंदी में 2 वैकेंसी, और दोनों किस में है? अनारक्षित वर्ग में है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है, जनरल कैटेगरी के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पीजीटी हिंदी में आपको अप्लाई करने के लिए हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत वाराणसी संबंध विश्वविद्यालय से होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी आप प्रशिक्षित होना चाहिए, आपके पास जो है ट्रेनिंग वगैरह, मतलब जो है आपने बीएड वगैरह या डीएलएड वगैरह होना चाहिए। और 22,000 रुपये यहाँ आपकी सैलरी होने वाली है। इसके अलावा पीजीटी अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो 2 वैकेंसी हैं, दोनों ही जो है अनरिजर्व कैटेगरी में, इसमें अनारक्षित में, ठीक है ना। ओके, तो इसमें समझ लीजिए नियम अनुसार, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो नियम अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज के साथ से आपने एलटी डिप्लोमा, मतलब डीएलएड या फिर आपने बीएड ज़रूर किया हो, ठीक है ना। एक तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, एमए की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है डिप्लोमा, वो डीएलएड या फिर बीएड होना ज़रूरी है, ठीक है। और ट्रेनिंग होना बेसिकली ज़रूरी है। 22,000 रुपये की सैलरी मिलने वाली है इसमें भी आपको। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, फिर आ जाती है पीजीटी गणित में आप 2 वैकेंसी देख सकते हैं, दोनों ही अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास या तो आपने एमए कर रखा हो या अथवा एमएससी कर रखी हो गणित में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या अथवा कर रखा है गणित में 3, मतलब तीनों साल आपके पाठ्यक्रम में, तीनों साल जो है बीए ऑनर्स अथवा या बीएससी ऑनर्स में जो है मैथ होनी ज़रूरी है। ये भी आप ध्यान में रखें बात को, ठीक है ना। और आपके इसके अलावा जो है आपके पास जो है बीएड होना ज़रूरी है। 22,000 रुपये की सैलरी है यहाँ पर भी। पीजीटी जीव विज्ञान की बात कर लें तो यहाँ पर भी 2 वैकेंसी हैं, दोनों जी अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी आपने कर रखी हो, प्रशिक्षित होने चाहिए, 22,000 रुपये की सैलरी है। ऑप्शन कई सारे हैं और देख सकते हैं, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस हो, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। सैलरी वही होने वाली है यहाँ पर 22,000 रुपये, ठीक है ना। देखिए सैलरी अगर देखी जाए तो सैलरी उस हिसाब से कम है, पीजीटी रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री में यहाँ पर दो वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान में आपके पास जो है एमएससी है, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। या फिर रसायन विज्ञान में 3 वर्ष का जो है, तीनों वर्ष में जो है आप बीएससी के अंदर तीनों वर्ष में जो है आपके पास केमिस्ट्री होना ज़रूरी है, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ, ठीक है ना। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी बायोकेमिस्ट्री कर रखी, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा
किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना ज़रूरी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है ना। और प्रशिक्षित होना ज़रूरी है, हर एक चीज़ में बोल रखा है यहाँ पर। 22,000 रुपये की सैलरी है। इसी तरीके से आगे देख सकती हैं यहाँ पे। और पीजीटी भौतिक विज्ञान, तो यहाँ पर भी 2 वैकेंसी हैं। पीजीटी भौतिक विज्ञान में भी 2 वैकेंसी हैं। एमएससी कर रखी है भौतिक विज्ञान में, प्रशिक्षित हैं, 22,000 रुपये सैलरी, वो सारी वही चीज़ें। इस तरीके से किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी कर रखी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला आ जाता है कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पर भी 2 वैकेंसी हैं। तो कंप्यूटर साइंस में मल्टीपल ऑप्शन है, ज़रा इनको भी पढ़ लेते हैं डिटेल में। देखिए सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं डिटेल में, तभी कोई गलती ना हो, ठीक है ना। आपने एमटेक कर रखा है कंप्यूटर विज्ञान में, अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर बीई या बीटेक कंप्यूटर विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों एलिजिबिलिटी हैं। इसी तरीके से प्रशिक्षित होना ज़रूरी है, और 22,000 रुपये की सैलरी यहाँ भी होने वाली है। देखिए इसमें बहुत सारे लोग जो है आगे चल के जो है परमानेंट भी हो जाते हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों की अभी सरकार परमानेंट जॉब नहीं लगी, तो उसमें ज़रूर अप्लाई करें। ये ना देखें कि संविदा के ऊपर है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, और जाएगा कौन, कैसे, क्या हुआ। आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, कहीं से भी मिले। जो लोग ये सोचते हैं ना कि भाई इतनी दूर क्या ही जाना, 2 वैकेंसी 3 वैकेंसी, अरे बहुत सारे लोग तो इसीलिए फॉर्म नहीं भरते हैं, और फिर जो कम फॉर्म भरे जाते हैं और जो लोग भर देते हैं उनका हो जाता है। तो ये होता है। एमएससी अथवा या अब अगला ऑप्शन सुन लीजिए इसमें, एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान में है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अथवा बीई लेवल ऑफ डीओआई एसीसी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। मतलब ये सब कंप्यूटर विज्ञान में जो 2 वैकेंसी है ना, उसके लिए बता रहे हैं हम आपको। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं यहाँ पर, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल DOIACC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से लैब असिस्टेंट, अब ये जो है आप कह सकते हैं नॉन टीचिंग की वैकेंसी हैं। लैब असिस्टेंट जो होते हैं 6 वैकेंसी हैं। तो इसमें 4 तो जो है अनारक्षित के लिए हैं, 1 SC के लिए हैं, और 1 ST कैटेगरी के लिए। EWS कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। क्लियरली मेंशन कर रखा है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो इसमें अप्लाई करनी। देखिए यहाँ पर लैब का जब टाइम होता है ना, तभी आपको जाना रहेगा। तो यहाँ पर सैलरी भी थोड़ी कम है। जब आपका लैब का टाइम होगा ना, तभी जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, फुल टाइम जॉब नहीं होती है। तो ये है हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ है आपके पास, एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा कर रखा है, ITI वगैरह कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th कर रखा है वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे बात कर सकते हैं यहाँ पर कार्यालय अधीक्षक लिपिक, यहाँ पर भी 2 वैकेंसी हैं, और दोनों अनारक्षित के लिए हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये देख लें। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, ठीक है ना, या तो ये हो। इसके अलावा यहाँ पर सैलरी जो होने वाली है 12,430 रुपये की सैलरी होने वाली है। इसके अलावा और भी कई ऑप्शन हैं, लैब असिस्ट, ये इसके लिए कार्यालय अधीक्षक के लिए। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा, किसी और दूसरे राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड, परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कंप्यूटर संचालन, ये जो नेलेट वगैरह के CCC का जो कोर्स होता है, अगर वो भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और साइंस मतलब कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा इसी तरीके से आगे देख सकते हैं कंप्यूटर पर हिंदी
अच्छा, यहाँ पर आपकी स्पीड जो होनी चाहिए ना वो न्यूनतम कम से कम जो है 25 शब्द प्रति मिनट, एवं कंप्यूटर पर अंग्रेजी की जो आपकी स्पीड होनी चाहिए ना वो न्यूनतम कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट, मतलब ये टाइपिंग की स्पीड बता रहे हैं, इतनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। और 12,430 रुपये की सैलरी होने वाली है। इसके अलावा और अगर कोई वैकेंसी है तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, और वैकेंसी है तो यहाँ पर और वैकेंसी आ चुकी है, चौकी चपरासी की वैकेंसी है, तो यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं। 4 वैकेंसी अनारक्षित के लिए, एक एक वैकेंसी जो है आप ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए हैं, ठीक है ना, ओबीसी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए हैं। और यहाँ पर 8वीं कक्षा वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं जो सैलरी होने वाली है 7,147 रुपये की सैलरी होने वाली है, तीनों में, चौकीदार और रसोईया तीनों के अंदर, ठीक है ना। और 8वीं कक्षा, अगर 8वीं पास है ना आप तो अप्लाई कर सकते हैं। और 6 वैकेंसी हैं, अनारक्षित में 4 वैकेंसी हैं, और इसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग में एक वैकेंसी है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में जो है एक वैकेंसी है, ठीक है ना। तो आगे थोड़ी सी और डिटेल है, तो अभी अभी इसमें भी हम जो है चेक कर लेते हैं। चयन हेतु आवश्यक निर्देश है, तो यहाँ पर क्या मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए भाई, पूरी बात सुनिए, आप में ना जल्दबाजी बहुत है, आप सुनते नहीं हैं, फिर कहते हैं कि समझ में नहीं आया। पूरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगा। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाते हैं, इसलिए कुछ वीडियो डिटेल में बनानी पड़ती है। मुझे कोई शौक नहीं आ रहा है वीडियो डिटेल में बनाने के लिए, लेकिन जब वीडियो ही इतने बहुत सारे पॉइंट हो तो क्लियर करना तो ज़रूरी रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जितनी भी वैकेंसी हैं सब में जो है खाली लेडीज़ ही अप्लाई करेंगी, जेंट्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। भाई, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्पेशली गर्ल्स के लिए बनाया गया है, और ये वुमेन्स अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छा सरकार का एक मतलब काम है, ठीक है ना। प्रधानाचार्य जिस विषय, अच्छा आगे देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उन्हें पढ़ेंगे। प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम कम से कम भाई आपकी जो उम्र होनी चाहिए ना 30 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, और 45 साल से कम की होनी चाहिए, ठीक है ना। शेष पदों पर इसके अलावा जितने भी बचे, प्रधानाचार्य को छोड़कर, प्रिंसिपल को छोड़कर, इसके अलावा जितने भी हैं, तो उसमें आपकी कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल की होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष की होगी, ठीक है ना। इतने साल तक जो है आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, कर सकती हैं। आरक्षण आरक्षण राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। जो आरक्षण मिलेगा वो राज्य सरकार के हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना। सेंटर में क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अन्य पिछड़ी जाति, अनुजाति या फिर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं लगाया जाएगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस जो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2024-25 वाला लगाना पड़ेगा प्रमाण पत्र आपको, ठीक है ना। तो ये भी बात हो गई। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का गुणवत्ता अंक, मतलब नंबर अगर सेम आ जाएं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हों उन्हें सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो ये भी बात क्लियर हो गई। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का मतलब जो नंबर हैं, नंबर भी और उनकी एज भी, आयु भी समान हो, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों का नाम अंग्रेजी वर्ण, अच्छा इसमें जो आपको जो प्रायोरिटी मिलेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ योर जो अंग्रेजी की जो वर्णमाला है ना उसके अनुसार मिलेगी, ठीक है ना। उसके क्रम में देखा जाएगा। अभ्यर्थियों के चयन के लिए मतलब किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा ना वो प्योरली जो है मेरिट बेसिस पे होने वाला है। तो मेरिट आपकी किस तरह से बनेगी उसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो अगर आपके जो हाई स्कूल के नंबर हैं, जो हाई स्कूल में आपने नंबर प्राप्त किए हैं, उसका 10% लिया जाएगा। इसी तरीके से इंटरमीडिएट में जो आपने नंबर प्राप्त किए हैं उसका 10% लिया जाएगा। इस तरीके से आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसमें जो है आपका 10% 20% लिया जाएगा उसका, ठीक है ना। उन नंबर्स का जो भी आपने हासिल किए हैं उसका जो है 20% लिया जाएगा। और आपने अगर मास्टर डिग्री करी है तो उसका जो है आपके 20 नंबर जो है उसके भी लिए 20% लिया जाएगा उसका भी, ठीक है ना। इस तरीके से आपने अगर कोई मतलब वो कर रखा है बीएड वगैरह या फिर ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है ना, डीएलएड वगैरह कर रखा है, तो उसका जो है ना 30% लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आपका क्या बनना है, यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसके बेसिस पे जो है जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, जिसकी ज़्यादा परसेंट बैटरी होगी, उसे जो है मतलब सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट होने वाला है।
तो यहाँ पर और बातें जो इम्पोर्टेंट बात है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जितने भी मतलब वैकेंसी घट बढ़ सकती हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट, देखिए जो आप अप्लाई करेंगे ना उस पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। चपरासी चौकीदार एवं रसोइया का पद पूर्ण कालिक होगा अथवा विश्वविद्यालय में ही निवास करना होगा। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, चपरासी चौकीदार रसोइया, ये सब जो है ना रेजिडेंस मिलेगा इन्हें, ये उसी के अंदर रहेंगे, ठीक है ना। अगर आपने आधा भरा है, साइन नहीं किए हैं, साधारण डाक से आपने जो है मतलब भेजा है, कटिंग है या ओवर राइटिंग कर रखी है, निर्धारित रूप से इत्र वंचित प्रमाण पत्र जो है मतलब इस दिशा में जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो आधा अधूरा नहीं बनना है, साइन वाइन पूरे करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आप एप्लीकेशन भेजेंगे, आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफे ज़रूर जाएंगे, ठीक है ना, जो डाक के ज़रिए मिलते हैं, जिस पर 42 रुपए के डाक टिकट लगे हुए होना ज़रूरी है, जिस पर अभ्यर्थी का नाम होना, पता होना, मोबाइल नंबर व पिन कोड स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। ये बात हो गई, ठीक है ना। और कुछ और बातें जो हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस तरह का ये प्रोफॉर्मा है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर लेना, मैं वहाँ पर भी इसे डाल दूंगा। आपको जो है ना ये वाला जो प्रोफॉर्मा है नीचे वाला, इसे निकलवाना है। 1 पेज का है ये, तो इसे निकलवाना है और 1 पेज में ही भरना है। ऐसा नहीं है कि 2 पेज में निकलवा लो आधा आधा, 1 ही पेज में निकलवाना है इसे। और इसे किस तरह से भरना है ज़रा इसे भी देख लेते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, पूरी बात बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। एक एक चीज़, कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है उच्चकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप है, ये मतलब परफॉर्मा है। तो यहाँ पर आपको फोटो वोटो लगाना अपना। आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा साफ साफ भरे जाना चाहिए। अगर आपने कटिंग करी, कहीं पर भी कटिंग है, मतलब लिख रहे हैं काट दिया, या फिर ओवर राइटिंग कर रही है, मतलब लिखा फिर उसके ऊपर फिर से पेन फिरा दिया, तो उस केस में जो है ना आपको रिजेक्ट हो जाएगा। नाम व पिता का नाम, अपना नाम व पिता का नाम, जन्म तिथि, हाई स्कूल या 8वीं के जो आपका प्रमाण पत्र है उसके बेसिस पे जो है भरा जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग नाम नहीं होने चाहिए, सारे जो है नाम एक ही होना चाहिए आपका जो है। आधा भरा है या फिर गलत सलत भरा है तो उस केस में जो है ना निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको जनपद का नाम लिखना है, उसके बाद जो है जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना। पीजीटी के लिए पीजीटी, जिसकी पीजीटी टीचर के लिए लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे। इस तरीके से किस विषय में अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज़ आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, फिर अपना नाम पहले तो हिंदी में लिखना है, फिर अंग्रेजी में लिखना है। इसके अलावा पिता का नाम लिखना है दोनों चीज़ों में, ठीक है ना। फिर जाति आपको बताना है, जाति स्पष्ट उल्लेख करें, ठीक है ना। जन्म तिथि आपको लिखनी है, फिर वो भी अंकों में, फिर शब्दों में। इसके अलावा आगे देख सकते हैं यहाँ पर अपनी जो है 1 अप्रैल 2024 को हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर आया दिन, माह और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और ये यहाँ पर आपको स्थायी पता आपको लिखना है, ठीक है ना। अपना पता वता लिखना, सारी चीज़ें हैं। और मोबाइल नंबर लिखना है, फिर जाति वर्ग जो भी चीज़ें आपको यहाँ लिख देना है। इसके अलावा अपनी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ आपको भरनी है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको, अगर आपने मतलब जो 8वीं वाले जो पोस्ट हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8वीं का भी जिक्र करेंगे, वरना तो हाई स्कूल से स्टार्ट करेंगे। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर बीएड वगैरह का आप जो है यहाँ पर डिटेल भरेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे जो है एक अंडरटेकिंग ली जा रही है। अंडरटेकिंग क्या है ये भी देख लेते हैं। घोषणा में मतलब आपका जो भी नाम है उसके बाद जाहिर सी बात है पुत्री, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी सब लेडीज़ अप्लाई करेंगी इसमें। और ये घोषणा पत्र करती हूँ, ठीक है ना। और ये ठीक है ना कि आवेदन पत्र में उक्त दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूरा है, सत्य है, ट्रू है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का जो है इसमें हमने कोई भी गलती नहीं की है। यदि जांच में कोई तथ्य गलत पाया जाता है, फर्जी पाया जाता है तो जनपदीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा। आप ये कह रहे हैं कि मुझे सारी चीज़ें मान्य होंगी। मैं किसी प्रकार का वाद विवाद किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं करूंगी,
ठीक है ना। मतलब कहीं कोर्ट वोर्ट में कोई भी मैं याचिका दायर नहीं करूँगी, और फिर यहाँ पर जो है आपको नाम वगैरह, दिनांक लिखना, स्थान लिखना, यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं अपनी जो है, यहाँ पर साइन वगैरह करने हैं। तो इस तरह से जो है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि ये स्पीड पोस्ट में टाइम भी लग जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी जो है आप आज ही अप्लाई कर दें, बिल्कुल देर ना करें इसमें।